हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर बूस्ट IQ। आज का टॉपिक है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस वीडियो में हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 को बहुत शॉर्ट एंड इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। चलिए मूव ऑन करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को समझने से पहले हमें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को समझना होगा, ब्रिटिशर्स को समझना होगा कि इन्होंने कैसे इंडिया पे अब कैप्चर किया और बेसिकली कैसे इन्होंने 1857 रिवॉल्ट की शुरुआत हुई। तो क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी से पहले यानी 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, फाइन। और फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये क्या हो जाती है, ट्रेडिंग कंपनी, यानी कंपनी के साथ साथ ये अपना पॉलिटिकल पावर में भी एक्सपैंड कर जाती है। एक तरीके से ये सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि हम पे रूल भी करने लगी थी 1757 के बाद से। बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ये हम पे रूल भी करने लगी थी, और जब ये रूल करने लगी थी तो ये अपनी पॉलिसीज़ और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगी थी। और इसी बीच में इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। अब कौन कौन लोग थे जिनको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से प्रॉब्लम होने लगी थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्टर में लोगों को इस चीज़, इनके नए रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रॉब्लम्स होने लगी थी। क्या थे, हमारे इंडियन रूलर्स को अलग प्रॉब्लम थी। कौन कौन सी, इन्होंने कुछ नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की थी, जैसे सब्सिडरी अलायंस हो गया, सब्सिडरी अलायंस हो गया आपका, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया। और ये कुछ और पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से क्या था कि हमारे इंडियन रूलर्स को क्या होता जा रहा था, बहुत दिक्कत, प्रॉब्लम, इसलिए क्योंकि ये धीरे धीरे क्या कर रहे थे कि हमारी रूलर, हमारी स्टेट्स को क्या कर रहे थे, एनेक्स यानी उन पे कब्ज़ा कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे सारे रूलर्स को हटा के और ये अपना कब्ज़ा वहाँ पे जमाते जा रहे थे। पीजेंट्स यानी हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान था इनकी पॉलिसीज़ से। टैक्स, ज़मीन पे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, और इन रिटर्न उनको कुछ मिल नहीं रहा था ज़्यादा, और जितना जा रहा था उनका सारा टैक्स में कर, जिसको बेसिकली हिंदी में कर बोलते हैं, कर जा रहा था, तो उनको कुछ अर्निंग थी ही नहीं। ज़मींदार थे, ज़मींदार पे भी जो नई पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हुई, परमानेंट सेटलमेंट हो गया आपका, रोतवारी सेटलमेंट हो गया, तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी जिनसे ना सिर्फ पीजेंट्स को नुकसान था बल्कि ज़मींदार्स को भी नुकसान था। और बहुत से ज़मींदार्स की ज़मीन भी क्या की गई थी, कब्ज़ा कर ली गई थी, ठीक है। पंडित एंड मौलवीज़, इनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पंडित और मौलवीज़ को क्या था कि ये जो ब्रिटिशर्स आए थे ये अपने क्रिश्चनरी मिशनरीज हो गए, अपने क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू पंडित एंड हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके आर्टिशन एंड ट्रेडर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होना शुरू हुआ था वो थे हमारे आर्टिशन एंड ट्रेडर्स। हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सामान है, उसको ये लोग सप्रेस करने लगे थे और अपने सामान को ज़्यादा बेचने लगे थे, और हमारे जो सामान था उस पर ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से हमारा सामान इतना ज़्यादा मार्केट में बिक भी नहीं पा रहा था और ना ही हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। और 1857 रिवॉल्ट का सबसे बड़ा कारण हमारे सिपाही हैं, यानी सोल्जर्स हैं। अब वो कैसे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सोल्जर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, एक तो जो हायर पोस्ट के प्रमोशंस थे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे, ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स सोल्जर्स के लिए प्रमोशंस थे हायर लेवल पे, हायर रैंक पे। हम इंडियंस के लिए नहीं थे। फिर हम इंडियंस की जो सैलरी थी, वेजेस थी, वो एज़ कम्पेयर टू जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स थे उनसे बहुत कम थी। हमारे जो इंडियन के एम्प्लॉयज़ सोल्जर्स थे उनको काफ़ी दूर दूर सर्व करने के लिए भेजा जाता था। फिर जैसे पंडित जो हिंदू हो गए उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, मुस्लिम्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। जैसे पंडित हैं, हिंदू हैं आप तो आप तिलक नहीं लगाएंगे, कलावा नहीं रखेंगे, मुस्लिम हैं तो आप दाढ़ी नहीं रखेंगे, या ऐसे कुछ उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ बताई थी जिससे हमारे सोल्जर्स को भी नुकसान था। तो ये सब हम डीपली कवर करेंगे एक नए वीडियो में कि सबकी एक एक क्या प्रॉब्लम थी। एक एक प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एनडीए और सीडीएस में आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आ जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए
करने के लिए सबसे पहले उस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा अच्छे से, और आप तभी समझेंगे जब आप पूरा टॉपिक अच्छे से डीपली कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ऑलमोस्ट इनकी रूल्स, इनकी पॉलिसीज से हर सेक्टर को क्या थी, दिक्कत थी। ओके, अब मेन बात आती है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे शुरू हुआ, किसकी क्या शुरुआत थी जिसकी वजह से 1857 स्टार्ट हुआ। तो इसका मेन रीज़न था ग्रीस कार्ट्रिज। ग्रीस कार्ट्रिज क्या है, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू इनफील्ड राइफल, ठीक है, इनफील्ड राइफल ये लोग लेके आए थे एक टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहले क्या होता था कि ये गन पाउडर और आपके गन अलग अलग इन्हें कैरी करना पड़ता था। जो पहले ये पाउडर लोड करते थे, गन लोड करते थे, उसके बाद उसको चलाते थे, तो वो प्रोसेस बहुत लंबा होता था। तो इन्होंने सिंपली एक कार्ट्रिज बनाई। ठीक है, उस कार्ट्रिज में क्या था कि वो कार्ट्रिज आपके गन भी, ये बुलेट है आपकी, इसमें बुलेट भी रहेगी और ऊपर से पाउडर भी रहेगा। तो ये नहीं है कि सोल्जर को पहले बुलेट डालनी है, फिर उसके ऊपर गन पाउडर डालना है, फिर बाद में उसको सेट करना है। तो ये सब चीज़ें में ज़्यादा लंबा टाइम प्रोसेस होता था। तो ये एक शॉट था कि बस आपको ये डालना है, ये मुंह से खोलना है, देखो ये मुंह से खोलना है और इसमें डालना है, और बस इसको ऐसे हाथ से करके और सेट कर देना है। फाइन, तो इन्होंने ये ग्रीस कार्ट्रिज ये लोग लेके आए थे, जिसमें क्या था कि यहाँ पे बुलेट थी। फाइन, और ये पूरा आप देख रहे होंगे, ये पूरा इसमें गन पाउडर डाला हुआ था। बस इसको आपको मुंह से खोलना था और इसमें राइफल में डाल के और ऐसे इसको सेट करना था। फाइन, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी सही थी, जो सोल्जर्स का टाइम भी बचा रही थी और अच्छे, मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं था। लेकिन अब इसको यूज़ करने में हमारे इंडियंस यानी इंडियन सोल्जर्स को प्रॉब्लम थी, जो सिर्फ हिंदू सोल्जर्स ही नहीं बल्कि आपके मुस्लिम सोल्जर्स को भी इस नई पॉलिसी से, इस नई टेक्निक से प्रॉब्लम थी। उन्होंने इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया था। अब इस कार्ट्रिज को यूज़ करने, ये जो कार्ट्रिज थी, ये आपने इसका ये वाला पोर्शन देखा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये मुंह से खोलने का मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। ये ग्रीस्ड था एक्चुअली लार्ड एंड टेलो से। ओके, तो ये किससे ग्रीस था, लार्ड और टेलो। अब ये लार्ड एंड टेलो क्या होता है, लार्ड इज बेसिकली पिग फैट होता है ये, ठीक है, और टेलो होता है आपका काओ फैट, या बेसिकली जिसको क्या बोल देते हैं, पिग फैट को क्या बोल देते हैं, पोर्क। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और यही पूछे जाते हैं। और काओ फैट क्या आ जाता है यहाँ पे, बीफ। ठीक है, तो ये बेसिकली पोर्क और बीफ से कंपोज था, जिसको क्या करना पड़ता था कि इसको मुंह से खोलना पड़ता था। ये देख रहे हैं आप अच्छे से, इसको ऐसे मुंह से खोलना पड़ता था और मुंह से खोलने के बाद ये इसमें डालना पड़ता था। तो बेसिकली अब क्या है, बेसिकली दोनों हिंदू एंड मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को इससे प्रॉब्लम थी। क्यों, क्योंकि हिंदू में क्या है, क्या यूज़ हो रहा था, काओ का बीफ यहाँ पे यूज़ हो रहा था, जो काओ हिंदुओं के लिए क्या है, पूजनीय है। तो उन्होंने इस चीज़ को यूज़ करने से मना कर दिया था। मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम्स के यहाँ पे पोर्क किसका था, पिग का फैट, यानी पिग जिसको वो हराम मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, जैसे भी है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को यूज़ करने से मना कर दिया था। तो ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम सोल्जर्स भी इस कार्ट्रिज इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसको यूज़ करने से मना कर दिया था। समझ में आ गया आपको ये चीज़। ये जो वर्ड है, ये जो दो वर्ड है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ, अच्छे से मार्क कर लेना आपके एग्जाम्स के लिए। लार्ड एंड टेलो। लार्ड क्या है, पिग का फैट, जिसको और क्या बोलते हैं, आपके बोलते हैं पोर्क। फाइन, और टेलो क्या है आपका, काओ का फैट, काओ, और इसको क्या बोलते हैं, बीफ। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं और ये आते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए, अब मना कर दिया यूज़ करने से, अब यूज़ करने से मना कर दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट शांत तो बैठने वाली नहीं है। फाइन, तो उन्होंने भी अपने नए और पॉलिसीज़ वगैरह ये सब लानी स्टार्ट कर दी। अब जब इंडियन सोल्जर्स ने इस चीज़ को मना करने के लिए मना कर दिया कि हम इस कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे, तो सबसे पहले कहाँ पे ये इशू रेज हुआ, सबसे पहले बहरमपुर में
19 नेटिव इन्फेंट्री जिसने इसको यूज़ करने से, इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया, ठीक है। कब? February 1857 में, जिसकी वजह से इस 19 इन्फेंट्री को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। कब? मार्च 1857। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको अच्छे से ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी फिर एक बार। ओके, तो बहरमपुर में 19 नेटिव इन्फेंट्री ने February 1857 में इस कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए मना कर दिया, जब और इसके रिजल्ट की वजह से एज अ रिजल्ट इट वाज बैंड इन मार्च 1857। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट आती है, जब ये बहरमपुर के बाद फिर आपके बैरकपुर में क्या होता है कि 34 नेटिव इन्फेंट्री भी इसको यूज़ करने से मना कर देती है। यानी 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक सोल्जर थे मंगल पांडे, जिन्होंने इस चीज़ को यूज़ करने से मना कर दिया और अपने एक सीनियर ऑफिसर को इन्होंने शूट कर दिया, ठीक है। अब मंगल पांडे जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जब इन्होंने इनको शूट कर दिया तो फिर इनको क्या हुई थी? इनको पनिशमेंट मिली थी, फांसी की सज़ा मिली थी। अब तीसरी जो गवर्नमेंट आती है, इसमें आती है अवध की, कौन सी? 7 अवंत रेजिमेंट, जिसने इसको ऑन 3rd में डिनाइड टू यूज कार्ट्रिज एंड देयरफॉर इट वाज बैंड। ओके, तो हमारी यहाँ पे तीन बटालियंस थी हमारी बहरमपुर की। 19 नेटिव इन्फेंट्री, ये क्वेश्चन आता है, इसने मना कर दिया तो फिर इसको बैन कर दिया गया। बैरकपुर से ये इम्पॉर्टेंट है, मंगल पांडे, ठीक है। तो शूट है सीनियर, जिसकी वजह से मंगल पांडे जी को क्या हुआ? फांसी की सज़ा हुई। फिर आती है अवध की 7 इन्फेंट्री, जिसने 3rd मई को इसको यूज़ करने से मना कर दिया और इसको भी क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया इन्फेंट्री को। अब क्या होता है कि बैरकपुर का जो इशू होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इन द सेंस कि ज़्यादा लोगों में ये बात फैल जाती है। अब ये बात जब फैलती है तो बात हुई क्या थी कि जब मंगल पांडे जी ने इसको यूज़ करने से मना कर दिया इन कब? मार्च 1857। मंगल पांडे कहाँ के से बोले थे? बैरकपुर के थे। कौन सी इन्फेंट्री? वो मैंने अभी ऊपर बताया। रिफ्यूज टू यूज़ द ग्रीस कार्ट्रिज और अटैक हिज सीनियर ऑफिसर, और इस इंसिडेंट की वजह से इनको हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल। ये गाइस डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8 अप्रैल 1857 को इन्होंने क्या किया गया? इन्हें फांसी की सज़ा दी गई और इसकी वजह से सो द रिवोल्ट इनिशियली ब्रोक आउट इन बैरकपुर। ओके, अब ये वाली बात मंगल पांडे जी का जो हुआ, अब ये वाली बात जब मेरठ पहुंचती है तो क्या होता है? 24 अप्रैल 1857 को 90 सोल्जर्स क्या हैं? कौन सी बटालियन के हैं? 3rd नेटिव कैवलरी इस कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, ठीक है। अब जब वो इस कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए मना कर देते हैं तो 90 में से 85 सोल्जर्स को क्या किया जाता है? डिसबैंड किया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है और 10 साल के लिए उनको जेल भेज दिया जाता है। अब जेल कब भेजते हैं? वो 9 मई को। ये बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, कि 24 अप्रैल को 90 सोल्जर्स ने, 3rd नेटिव कैवलरी के सोल्जर्स ने कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया। अब ये जो 90 सोल्जर्स हैं, 90 सोल्जर्स में से 85 सोल्जर्स को क्या किया? 10 साल की सज़ा सुना दी गई और जेल में डाल दिया गया, ठीक है। कब? 9 मई को। अब 9 मई को जब उनको जेल में डाल दिया तो अगले ही दिन जो सोल्जर्स बच गए हैं उन्होंने अपने इन 85 सोल्जर्स को जेल से निकाला। जो भी उनके सामने आया उनको मारते चले गए और अपने सोल्जर्स को जेल से निकाला और जेल से निकालते ही कहाँ पहुँचे? वो मार्च करे सीधा दिल्ली की ओर, दिल्ली की तरफ बढ़ते चले गए, ठीक है। और यहीं से फिर आपकी शुरुआत हो जाती है रिवॉल्ट ऑफ 1857। समझ में आ गया? एक बार और देखो अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। 9 मई को उनको जेल में डाल दिया गया जो सोल्जर्स थे, और बचे हुए सोल्जर्स, रेस्ट ऑफ दिस सोल्जर हेल्प दो सोल्जर्स टू लेट आउट ऑफ जेल। उनको जेल से बाहर निकाला। कब निकाला? ये इंपॉर्टेंट है। एंड मार्च टूवर्ड्स दिल्ली, और दिल्ली की ओर कब बढ़े? वो दिल्ली को बढ़ने की डेट भी आपकी 10 मई 1857 है, और यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब एक क्वेश्चन आता है और ये रिपीटेडली
बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आया, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 रिवॉल्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रॉम वेयर इट वाज स्टार्टेड। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड में देखा था ये कहाँ से हुआ था। बेसिकली बहरमपुर 19 नेटिव इन्फेंट्री ने सबसे पहले इसको यूज़ करने से मना किया था, ठीक है। उसके बाद बैरकपुर, अवध और फिर था आपका मेरठ। लेकिन जब भी इस क्वेश्चन को बोला जाता है इसका आंसर हमेशा आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से हुई। अब मेरठ से क्यों हुई है, मेरठ क्यों बोला जाता है कि इसकी शुरुआत हुई है, उसका भी एक रीज़न है। अब वो रीज़न देखो क्या है, वाई मेरठ नॉट बहरमपुर। क्योंकि जब बहरमपुर में ये हुआ था तो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ने इसको, यानी एक इन्फेंट्री ने इसको यूज़ करने के लिए मना कर दिया था, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस मूवमेंट को वहीं के वहीं दबा दिया, यानी इसको आगे तक बढ़ने दिया ही नहीं, आगे तक पता लगने दिया ही नहीं, इसको वहीं के वहीं पे ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे ही ये बात मेरठ पहुंचती है तो मेरठ ये बन जाता है बहुत बड़ा इशू, ठीक है। काफ़ी सोल्जर्स, ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को भी हमारे इंडियन सोल्जर्स मार देते हैं, और मार के ये सीधा कहाँ पहुंचते हैं, इस चीज़ को अगले दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली पहुंच के ये कब्ज़ा कर लेते हैं वहाँ पे दिल्ली पे, और दिल्ली पे कब्ज़ा करके ये फिर एक तरीके से ये मास मूवमेंट बन जाता है, यानी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आसपास सबको इस मूवमेंट के बारे में पता चल जाता है, और ये सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया था फिर ब्रिटिशर्स के लिए। या इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए मानते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, मेरठ से शुरुआत हुई है। समझ में आ गया, बिकॉज इन बहरमपुर इट वॉज रेज बाय स्मॉल नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड इट वॉज ईजिली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक। But from Meerut it took a mass movement and could not be suppressed easily as soldiers mass कहाँ की तरफ बढ़ गए थे, वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कहाँ से होगा कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, आपकी मेरठ से शुरुआत हुई थी। अब क्या होता है, जब वो सोल्जर्स दिल्ली पहुँच जाते हैं तो वो दिल्ली पहुँच के क्या होता है कि जो दिल्ली के सिपॉइज़ हैं, यानी मेरठ के सिपॉइज़ दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली पहुंच के जो दिल्ली के लोकल इन्फेंट्री है वो भी मेरठ के सिपॉइज़ के साथ मिल जाती है। अब दिल्ली वाले और मेरठ वाले साथ मिलके एक अपनी आर्मी बना के और फिर इस रिवॉल्ट के खिलाफ, इस लड़ाई के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लोग लड़ते हैं। अब क्या होता है कि उनको काबू करने के लिए भेजा जाता है साइमन फ्रेजर को, जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे, और किसको भेजा जाता है, लेफ्टिनेंट वोल्गे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ मैगजीन, ठीक है। जैसे ही ये इनको काबू करने के लिए आते हैं लेकिन नहीं काबू कर पाते हैं और इनको मार दिया जाता है, हमारे इंडियन सोल्जर्स इनको मार देते हैं, और मतलब दोनों को ही वो मार देते हैं, और जो भी ऑफिसर्स इनके सामने आया था सबको ये लोग मारते चले जाते हैं, और एट लास्ट ये लोग कब्जा कर लेते हैं किस पे, दिल्ली पे। समझ में आ गया। चलिए, अब दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो दिल्ली पे कौन रूल कर रहा था, कौन था वहाँ पे दिल्ली पे, तो दिल्ली में हमारे रूलर थे, हमारे एम्परर थे, कौन थे, बहादुर शाह जफ़र। अब जैसे ही ये लोग रेड फोर्ट, ठीक है, जैसे ही ये लोग दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, ये हमारे आर्मी पूरा, यहाँ पे ये लोग बनाते हैं बहादुर शाह जफ़र को डिक्लेयर कर देते हैं एम्परर ऑफ इंडिया एंड देयर लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। अब इनको देखो, अब ये सोल्जर्स यहाँ पे रेड फोर्ट पहुँच गए। अब इन्हें इस मूवमेंट को मास मूवमेंट, यानी बहुत बड़ा मूवमेंट बनाने के लिए किसी बड़ी पर्सनालिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब बड़ी पर्सनालिटी कौन है, राजा ही होगा ऑब्वियसली। तो ये इसलिए बहादुर शाह जफ़र को पकड़ते हैं और बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर बनाते हैं। बहादुर शाह जफ़र की मदद से ये जो थे पूरे इंडिया में एक तरीके से क्या फैलाना चाहते थे, मैसेज फैलाना चाहते थे इस रिवॉल्ट के लिए खड़े होने का, साथ लड़ने का। अब क्या होता है कि फिर, और इसका असर भी पड़ता है, तो जो बहादुर शाह जफ़र होते हैं, अब उन्हें लीडर मान लिया गया। अब लीडर मान लिया गया तो वो काम तो करेंगे। अब बहादुर शाह जफ़र क्या करते थे कि अपनी जो सारी स्टेट्स थे, उनके रूलर्स थे, सबको लेटर लिखते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं कि इस रिवॉल्ट में अपना हमारा साथ देने के लिए, ठीक है। और इसका असर भी पड़ता है, जिसको पता लगता है वो सब इस रिवॉल्ट में पार्ट लेने के लिए आ जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें सबसे एक बड़ी पर्सनालिटी आती है सूबेदार बख्त खान।
अब हमारे जो सोल्जर्स हैं वो तो दिल्ली पहुंच चुके थे। अब क्या होता है कि सूबेदार बख्त खान कहाँ से थे, हमारे बरेली से थे। इन्होंने बरेली से इस मूवमेंट को लीड किया था। सूबेदार बख्त खान ने 40 ईयर्स से ज़्यादा ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया था। ठीक है, ये ब्रिटिश आर्मी के सूबेदार थे, कम से कम 40 साल से ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे सर्व किया था। अब ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। इस रिवॉल्ट में सबसे बड़ा योगदान होता है इनका। अब ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों होते हैं, इनका बेटा था जिनको ब्रिटिशर्स ने मार दिया था, जिसकी वजह से इनके अंदर गुस्सा था और इस रिवॉल्ट के ज़रिए इन्होंने इसको किया। चलिए, अब क्या होता है कि सूबेदार बख्त खान को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो बरेली से अपने मैक्सिमम सोल्जर्स का ग्रुप लेके कहाँ पे चलते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं। ठीक है, अब वो दिल्ली पहुँचते हैं। ही टुक अ लार्ज नंबर ऑफ हिज सोल्जर्स एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। अब दिल्ली जाके वो वहाँ पे जो दिल्ली में ऑलरेडी सोल्जर्स थे उनको सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे जाके ये सोल्जर्स की क्या कर लेते हैं, कमांड ले लेते हैं। वहाँ पे लीडर बन जाते हैं सोल्जर्स का और फिर इनको वहाँ पे क्या बना दिया जाता है, जनरल बना दिया जाता है। यानी कमांड ले लेते हैं तो इनको और क्या बोलते हैं, जनरल बख्त खान। यानी जो ऑलरेडी हमारे सोल्जर्स थे, बख्त खान अपने और सोल्जर्स लेके वहाँ पे पहुँचते हैं और ये क्या बन जाते हैं, इनके लीडर बन जाते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं फिर, जनरल बख्त खान। अब यहाँ पे हमारी आर्मी तैयार है। अब हमें अपने अफेयर्स संभालने के लिए क्या, बहादुर शाह जफर ने एक कोर्ट स्टैब्लिश करी जिसमें क्या रखे, 6 आर्मी मैन थे और आपके 4 सिविलियंस थे। ठीक है, आपके 6 आर्मी मैन थे और 4 आपके सिविलियंस थे जो एक मन के कोड बनाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितने आर्मी मैन थे और कितने सिविलियंस थे। तो आपके 6 आर्मी मैन थे और 4 सिविलियंस थे और बेसिकली इनको लीड कौन कर रहा था, तो इनको लीड कर रहे थे आपके बख्त खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए इनको कौन लीड कर रहा था। तो बेसिकली 1857 का रिवॉल्ट कौन लीड कर रहा था, आर्मी लीड कर रही थी, हमारे सोल्जर्स लीड कर रहे थे इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो। चलिए, अब मेन सेंटर्स क्या हैं इस रिवॉल्ट के, ये देखते हैं। दिल्ली से कौन लड़ रहे थे, हमारे दिल्ली से थे हमारे लीडर बहादुर शाह जफर। लखनऊ से लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहेब। झांसी से, ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। बरेली से खान बहादुर खान। बिहार से कुंवर सिंह थे। ठीक है, अब देखो क्या था कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे, ये तो आपको बता दिया। लखनऊ से लीड कर रही थी इस रिवॉल्ट में, कौन लड़ रही थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, इनके हस्बैंड का नाम था वाजिद अली शाह, जिनको मार दिया गया था और इसकी वजह से ये लीड कर रही थी फिर इस रिवॉल्ट को। कानपुर से हमारे लड़ रहे थे नाना साहेब। नाना साहेब का रियल नेम है धूधू पंत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका रियल नेम आता है। और ये किसके बेटे थे, ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। पेशवा बाजीराव सेकंड की पेंशन क्या था, पेंशन बंद कर दी थी और यानी धूधू पंत को पेंशन नहीं मिली थी। नाना साहेब को पेंशन बंद कर दी थी इन्होंने और उनको पेंशन नहीं मिली थी, जिसकी वजह से नाना साहेब ये रिवॉल्ट लड़ रहे थे और उनसे उनकी स्टेट, उनकी टेरिटरी भी छीनी गई थी। झांसी से लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का भी क्या रीज़न था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी उनके अडॉप्टेड सन को लीगल सन नहीं माना गया था और उस बेसिस पे उन्होंने वो टेरिटरी यानी झांसी पे कब्जा करना चाहता ब्रिटिशर्स ने, जिसके लिए रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। बरेली से खान बहादुर खान, ये हमने अभी किया है। और बिहार से हमारे कुंवर सिंह अमर सिंह थे। कुंवर सिंह जमींदार थे, इनके फादर भी जमींदार थे। बेसिकली इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया था, जिसके लिए कुंवर सिंह इस रिवॉल्ट से लड़ रहे थे। तो ये मेन सेंटर्स थे और इनको सप्रेस किसने किया था, ये हमारे सप्रेस लीडर्स हैं। ये एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी और भी बहुत कुछ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। इस वाली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बेसिकली आर्मी का मेन रीज़न बताया, सोल्जर्स का मेन रीज़न बताया है कि ये रिवॉल्ट की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या रीज़न था। तो बेसिकली वो कार्ट्रेज का रीज़न था, जिसमें क्या यूज़ था, बीफ और पोक यानी लार्ड एट टेलो, काउ और पिग का फैट, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों यूज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये मेन रीज़न थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका सबका एक एक मोटिव लेके चलूँगी, एक एक रीज़न लेके चलूँगी कि ये क्यों लड़ रहे थे, क्या इनके मेन रीजंस थे लड़ने के और किसने इसको सप्रेस किया, कॉजेज़ क्या थे इस रिवॉल्ट के, क्या पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, क्या इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, क्या सोशल कॉजेज़ थे, वो भी हम कवर करेंगे। और ये मूवमेंट क्यों वीक पड़ा,
क्या रीजंस थे इस मूवमेंट के सप्रेस होने के, जो ये मूवमेंट ईजिली सप्रेस हो गया। अभी बहुत कुछ है 1857 में आपके पढ़ने के लिए, वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, प्लीज़ I need subscribers. Please subscribe this channel so that I can create more videos for you, so that I can bring more valuable content for you guys. Thank you so much. Please subscribe and share with your friends as well. Thank you.